Hello learners, welcome to IES Marathon and back with a new lesson, and this is the case number 16, which is SR Bomai versus Union of India 1994 केस। ये हमारा केस नंबर 16 है, इम्पोर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया की जो सीरीज हमारी है, राइट। सो अभी तक हमने 15 केसेस कंप्लीट कर लिए और लास्ट लेसन हमने कंप्लीट किया था। लास्ट वर्डिक्ट जो हमारा था वो इंदिरा साहनी जजमेंट था। मुझे ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना आपको कि कितना इंपॉर्टेंट है ये केसेस, इनका इम्पोर्टेंस, इनका रिलेवेंस क्या है, ये मैंने अपने प्रीवियस लेसन्स में कवर किया हुआ है। और एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में किस तरीके से इन केसेस को पढ़ना चाहिए ताकि एक जिसका लो बैकग्राउंड भी नहीं है ना वो भी इसको अच्छे से समझ सके। तो बस उसी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करना चाह रहा हूँ। और ये सीरीज जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको रिलीजियसली फॉलो करो। Okay, so this is the case SR Bomai versus Union of India. Very very important case, and this is the most important slide. But इसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने वाले हैं और इससे शॉर्ट नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे आपको, राइट। तो स्टार्ट करते हैं SR Bomai वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 केस। सो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, लेकिन उसके पहले यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से हम यहाँ पे बेसिकली अप्रोच करते हैं हमारे इन लेसन्स को, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, राइट। देन बैकग्राउंड क्या है केस का, देन व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम बोथ द साइड्स। बोथ द साइड्स मीन्स द पिटिशनर एंड द रिस्पोंडेंट। देन द जजमेंट, व्हाट सुप्रीम कोर्ट says in their final judgment और verdicts, राइट। फिर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं एंड प्रेजेंट टाइम में क्या उसका इम्पैक्ट हुआ, राइट। सो ये सब हम इसमें अंदर वेरी स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। सो दिस इज द होल पैकेज, ओके। एक ही जगह पे हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जा रही है। सो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या सेंटर, और सेंटर से यहाँ पर मेरा मतलब है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को अपनी मर्जी से या फिर आर्बिट्रेरली हटा सकता है क्या उसकी या फिर ये जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने की प्रेसिडेंट के पास, वो एब्सोल्यूट है। एंड आप सबको पता है कि हमने इमरजेंसी प्रोविजन जब लक्ष्मीकांत की सीरीज हम कर रहे थे उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि आर्टिकल 356 के अंदर ये मेंशन किया है द प्रेसिडेंशियल रूल, एंड प्रेसिडेंट इसी के बेसिस पे किसी भी स्टेट में, राइट, प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकता है। इसको स्टेट्स इमरजेंसी भी बोलते हैं। सो क्या ये जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन है अंडर आर्टिकल 356 ये जस्टिशिएबल है, और अगर है तो किस एक्सटेंट तक जस्टिशिएबल है, राइट। सो एसआर बोमाई केस एक लैंडमार्क जजमेंट है, दैट्स वाई हम इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पर, राइट। ये रिलेटेड है कि किस तरीके से इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसका प्रोक्लेमेशन किया जाता है, उसको लगाया जाता है स्टेट में, ओके। एंड ये वाला जो केस है वो और भी कुछ चीज़ों से जो कि रिलेटेडली इंटर रिलेटेडली जो बातें हैं प्रोविजन से उससे टैकल करता है, विच इज़ आपका पावर क्या है प्रेसिडेंट का स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करने का, राइट। उसके अलावा ये बात करता है फेडरलिज्म से रिलेटेड एस्पेक्ट्स की और इश्यूज़ की, देन सेक्युलरिज्म से रिलेटेड इश्यूज़ की, because these are all part of basic structure ना, these are all part of the basic structure। सेक्युलरिज्म की एक सीरीज है, वो मैंने बताया 3 एपिसोड्स की सीरीज है, उसको ज़रूर देखें एंड उससे बहुत आपको जो है फ़ायदा होगा, राइट। उसको ज़रूर देखना। तो आपको बताता हूँ इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, राइट। बैकग्राउंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड एनी वर्डिक्ट। सो देखो एसआर बोमाई थे कौन। एसआर बोमाई ना सबसे पहले एसआर बोमाई आपके पिटिशनर थे और यूनियन ऑफ इंडिया आपकी रिस्पोंडेंट थी, यानी कि पिटिशन फाइल किसने की, एसआर बोमाई जी ने। तो एसआर बोमाई थे सीएम थे ये उस टाइम पे कर्नाटका के। तो ये बेसिकली 8 महीनों तक सीएम बने रहे वहाँ के, 8 मंथ्स तक। सो ये अराउंड 13 अगस्त, ये डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। सो 13 अगस्त 1988 से लेकर के 21 अप्रैल 1989 तक ये सीएम बने रहे। तो ऐसा क्या हुआ 21 अप्रैल को कि इन्हें अपनी पावर को छोड़ना पड़ा, अपनी अथॉरिटी को छोड़ना पड़ा। तो हुआ क्या सर एंड मैम कि 21 अप्रैल को ना प्रेसिडेंट ने जो एसआर बोमाई है उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। और क्या ग्राउंड दिए, ग्राउंड ये था कि जो मेजोरिटी है ना वो लूज कर दी है इन्होंने, गवर्नमेंट ने अपना मेजोरिटी लूज कर दी है ना। एंड क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था, लार्ज स्केल पे डिफेक्शन हो रहे थे पार्टी के अंदर, तो उन्होंने कर्नाटका में प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया। अब
हुआ क्या कि कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजंस है ना ये सब, तो दीज आर ऑलरेडी डिसाइडेड। कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखो, जैसे एस आर बोमाई हैं, वो चाहते थे उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपनी मेजोरिटी को टेस्ट करे असेंबली में, राइट, इन द लोअर हाउस। लेकिन गवर्नर जो थे ना उस टाइम के, उनका नाम था पी पी वेंकट सुबैया जी, राइट। पी वेंकट सुबैया जी, जो कि गवर्नर थे कर्नाटका के, उन्होंने मना कर दिया। दे ही टोटली रिफ्यूज्ड कि किसी तरीके से मेजोरिटी को टेस्ट नहीं करने देना, उनको अलाउ नहीं किया उन्होंने। अब देखो ट्रेजिडी कहाँ होती है, ट्रेजिडी यहाँ होती है सर मैम, इन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल करी कर्नाटका के हाई कोर्ट के अंदर, यस। और वो किसके बेसिस पे थी, मतलब क्या उनका रीज़न था रिट पिटिशन फाइल करने का? वो ये था कि जो गवर्नर है ना कर्नाटका के, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया है प्रेसिडेंशियल रूल का प्रेसिडेंट को, तभी तो गवर्नर के रिकमेंडेशन पे तो प्रेसिडेंट वहाँ पे रूल लगाते हैं डेफिनेटली। हाई कोर्ट ने इनकी रिट पिटिशन को डिसमिस कर दिया। ये लो भैया, अब होती है ट्रेजेडी। ये जाते हैं कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं। अच्छा, एक और बात कि इस टाइम पे ये एक कन्वेंशन बन चुका था कि काफ़ी ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स को हटा दिया जाता था, डिसमिस कर दिया जाता था बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। ओके, आई मीन अल्टीमेटली तो वही से होता था ना, गवर्नर को कौन वो अपने कॉन्शियस से वहाँ पर देता था, बट ओवरऑल उसका इन्फ्लुएंस किसका होता था? सेंटर का, डेफिनेटली। इसके अलावा देखो, कर्नाटका ही इकलौता ऐसा राज्य नहीं था जहाँ पर इसे केसेस हुए, है ना। सो जैसे कि नागालैंड का जो केस हुआ, नागालैंड में क्या हुआ था कि 1988 में अगस्त के मंथ में प्रेसिडेंट ने वहाँ पर वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस कर दिया और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। उसके साथ ही जैसे मेघालय में 1991 में ऐसा हुआ, 1991 में ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो प्रोक्लेमेशन था कि गवर्नमेंट को डिसमिस किया जा रहा है और आपकी असेंबली को बेसिकली डिसॉल्व कर देंगे हम, है ना, जो कर भी दिया गया। सेम इन केस ऑफ राजस्थान इन 1992, राइट। आपको पता है इस टाइम पे क्या हो रहा था, है ना, राम जन्मभूमि केस। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सब की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया गया, लेजिस्लेटिव असेंबलीज को भी भंग कर दिया गया। तो अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक रिट पिटिशन गई होगी, नहीं, डेफिनेटली नहीं। काफ़ी सारी प्रोक्लेमेशंस के बाद यहाँ पर उनको रिट पिटिशंस के द्वारा चैलेंज किया गया अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट्स में। उसके बाद उनको विड्रॉन करा गया, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, वहाँ से काफ़ी सारे केस। तो एस आर बोमाई जो केस है वो लगभग उनको 5 से 6 साल लगे ये अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचते पहुँचते। अल्टीमेटली 11 मार्च को 1994 में एक 9 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की ने एक हिस्टोरिक जजमेंट पास किया। और अब वो क्या है वो हम सुनेंगे, लेकिन उसके पहले हम सुनेंगे थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स। अब समझे बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स ही सबसे इंपॉर्टेंट आपका पार्ट होता है किसी भी वर्डिक्ट का, एंड देन द वर्डिक्ट। सो सबसे पहला जो मेन आर्ग्यूमेंट था ना वो ये था अगेंस्ट दिस प्रोक्लेमेशंस, जो आर्टिकल 356 के अंदर ये कहा गया कि इस सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन नहीं है, यानी कि आप इसको, ये ओपिनियन नहीं है किसी का, ये ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पर बेस्ड है। यस, सो ये ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पर बेस्ड है। एंड अगर कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम देखें, अगर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अकॉर्डेंस में काम नहीं करती है तो ऐसी सिचुएशंस, और तब ऐसी रिलेवेंट सिचुएशन होती है जब आप प्रेसिडेंशियल रूल वहां पर लगा सकते हैं अंदर आर्टिकल 356। तो ये बात कही गई कि ये ओपिनियन नहीं है, ये सब्जेक्टिव डिस्कशन नहीं है, इट इज एन ऑब्जेक्टिव फैक्ट। देखो दूसरी बात ये कि पिटिशनर्स ने ये कहा, अगर आप कहीं भी इस आर्टिकल का यूज करते हैं आर्बिट्रेरी, यू हैव टू गिव द ग्राउंड्स एंड द रीजन ना, कि किस तरीके से आपका कॉन्शियस ये सेटिस्फाई किया कि यहाँ पर हमको इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। ओके, और हमको उसके मटेरियल प्रूफ्स और जिस्ट देना कि कौन कौन से इवेंट्स ने आपको इस तरीके का डिसीजन लेने के लिए बाध्य किया, राइट। यानी कि वो प्रूफ मांग रहे हैं, रीजन मांग रहे हैं, ग्राउंड्स मांग रहे हैं, कौन? पिटिशनर्स। अब देखो यहाँ पर जबरदस्त बात आती है कि पिटिशनर्स ने कहा कि ये जितने भी, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में ये जो प्रेसिडेंशियल रूल लगाए गए हैं वो तो मैलिफाइड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये कोई इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। इट इज़ प्योरली हम कहें कि पॉलिटिकल एक्ट है, राइट। सो जो स्टेट के बिहाफ पे काउंसिल वहाँ पर गए, उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि एक्चुअली रीज़न क्या दिए गए कि कम्युनल डिस्टर्बेंसेस हैं एंड लूटिंग की गई पब्लिक में, है ना। तो ये कोई ग्राउंड थोड़ी होते हैं कि प्रेसिडेंशियल रूल वहाँ पे लगा दिए जाए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो स्टेट गवर्नमेंट कर ही लेती है मैनेज।
बट दिस कैन नॉट बी द ग्राउंड फॉर द प्रेसिडेंशियल रूल। इसके अगर कहीं पे लूट हो रही है, कहीं कम्युनल डिस्टर्बेंस, इसका मतलब ये थोड़ी ना वहाँ पर आप प्रेसिडेंशियल रूल लगा दोगे। ये कहा गया काउंसिल्स के द्वारा। सेकेंड बात, इन जो काउंसिल्स थे ना पिटिशनर्स के, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म की अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, मतलब ये काउंसिल्स बता दें कि सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट इज़ अ वेरी वेग कॉन्सेप्ट ना। 1992 की बात कर रहे हैं हम, तो बहुत 1996 की तो ये बहुत ही वेग कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्युलरिज्म डिफाइन नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी, है ना। हैंस इट कैन नॉट बी द ग्राउंड कि आप आर्टिकल 356 को का यूज करें अगेंस्ट दिस वेग कॉन्सेप्ट्स जो कि डिफाइंड ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये भी काउंसिल्स के द्वारा कहा गया। अब भैया ऑन दी अदर हैंड अगर हम एक आर्गुमेंट सुनते हैं पिटिशनर्स की, तो हमारा ये भी धर्म है कि हम समझें यूनियन ऑफ इंडिया जो कि रिस्पोंडेंट है ना, उनका क्या आर्ग्यू है। तो ये यूनियन ऑफ इंडिया का कहना था कि जो ग्राउंड्स होते हैं ना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के लिए, वो सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन में बेस्ड है प्रेसिडेंट की। वो सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन में बेस्ड है प्रेसिडेंट की, यानी कि इन्हीं का डिस्क्रिप्शन है, इन्हीं के ओपिनियन है अगर किसी नेशनल असेंबली को डिसोल्व करना है क्या, या फिर स्टेट असेंबली को डिसोल्व करना है क्या, ठीक है। सेकंड बात क्या कही गई भाई, यूनियन ऑफ इंडिया जो कि रिस्पोंडेंट है, उन्होंने कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया के बिहाफ पे, जो कि अंदर आर्टिकल 356(1) के अंदर मेंशन है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू होगा इस चीज के लिए, ठीक है। और 74(1) राइट, आर्टिकल 74(1) के अंदर मेंशन है कि किसके एडवाइस पर प्रेसिडेंट इस तरीके के डिसीजन लेगा, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। डेफिनेटली वी ऑल नो दैट, है ना। सो और क्लोज 2 के अंदर क्या मेंशन है, आर्टिकल 74 क्लोज 2 के अंदर ये मेंशन है कि मिनिस्टर्स के द्वारा दी गई एडवाइस प्रेसिडेंट को किसी भी इंक्वायरी के लिए बाहर नहीं है, राइट। यानी कि उसकी एडवाइस को उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, यानी कि टोटली अपनी जो डिसीजंस हैं और ये वाला जो प्रोविजन है उसको जुडिशियल रिव्यू से सेव करना चाह रहे हैं, राइट। एंड जुडिशियल रिव्यू इज ऑल्सो स्टैंड्स टू बी अ बैड। और लास्ट बात यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई कि जो सेक्युलरिज्म है ना, कैसी बात कर रहे हो कि मेंशन नहीं है, वैक कॉन्सेप्ट है, ये तो हमारा बेसिक फीचर का पार्ट है, ये बात उन्होंने कही। और अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऐसा एक्ट करती है जो कि अनसेक्युलर है और जिससे कम्युनल टेंशन होती है, राइट, सो प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी वहां पर लगाई जा सकती है, इट इज टोटली लीगल, है ना। और उस टाइम पे हुआ क्या था कि जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन है वो अनसेक्युलर एक्ट की कैटेगरी में आता था। डेफिनेटली आज भी अगर कहीं मस्जिद टूटे तो वो भी अनसेक्युलर, या फिर कोई मंदिर टूटे तो वो भी अनसेक्युलर एक्ट ही होगा। सो ये आर्ग्यूमेंट्स थे बोथ साइड्स के। हमने यूनियन ऑफ इंडिया के भी आर्ग्यूमेंट देखे जो कि रिस्पोंडेंट है, और पिटिशनर्स के भी आर्ग्यूमेंट देखे। अब जजमेंट सुने, देखो दिस इज माय फेवरेट पार्ट एंड माय फेवरेट एरिया जब भी मैं किसी जजमेंट्स को पढ़ता हूँ, ओके। सो सुनना ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस है। अच्छा, इमरजेंसी प्रोविजंस पे मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखो इसको, एक बार जरूर देखना, ओके, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं आपको जरूर याद होनी चाहिए। ये पार्ट 18th में है कॉन्स्टिट्यूशन के। एंड ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो सिर्फ और सिर्फ जब लगाई जा सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जब इमरजेंसी या इमरजेंसी के नेचर की सिचुएशन क्रिएट होती है कंट्री के अंदर या कंट्री के कोई पार्ट के अंदर, राइट। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। सेकंड बात, इन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंशियल सेटिस्फैक्शन है, कि ये जो प्रेसिडेंशियल सेटिस्फैक्शन की बात आप लोग कर रहे हो, ये ऑब्जेक्टिव मटेरियल्स पे बेस्ड होना चाहिए, ये कहा गया प्रेसिडेंट के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एंड ये जो मटेरियल होंगे ना मे बी अवेलेबल इन रिपोर्ट जो कि गवर्नर के द्वारा दी जाती है प्रेसिडेंट को, और जो कि अदर सोर्सेज हैं, है ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव मटेरियल होना चाहिए, ऑथेंटिक मटेरियल होना चाहिए, और ताकि वो प्रेसिडेंट के इस सेटिस्फेक्शन को बैक करें। एंड सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ कंडीशंस बताई प्रोक्लेमेशन को लेकर के, राइट। सो पहली कंडीशन ये थी कि या तो प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट जो गवर्नर ने दी गई है, या फिर कोई अदर मीन्स। एंड सेकेंड बात क्या बोली गई, पहली बात तो ये हो गया, सेकेंड बात ये बोली गई सर एंड मैम कि अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जिसमें गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी गवर्नेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बेसिस पर आगे नहीं ले जा सकते, या फिर उसके अकॉर्डिंग रूल नहीं कर सकते, वहां पर गवर्न नहीं कर सकते, तब इमरजेंसी प्रोविजंस को लगा सकते हैं। तो दीज आर द टू कंडीशन कि जो प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी और प्रेसिडेंशियल रूल को प्रोक्लेम करने से पहले दो बातें ये क्लियर होनी चाहिए।
एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो कहा कि आर्टिकल 356(1) के अंदर जब आप 356 क्लॉज 1 के अंदर प्रोक्लेमेशन करते हैं इमरजेंसी का, प्रेसिडेंशियल रूल का, तो वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं है। अब इन्होंने क्या कहा कि कोर्ट की ये पावर है कि जुडिशियल रिव्यू प्रेसिडेंशियल रूल का किया जा सके। ओके, कम से कम जो कंडीशंस है ना प्रोक्लेमेशन के लिए, उसका जुडिशियल रिव्यू तो करना बनता है। एंड कौन सी कंडीशन ऐसी है जिन्होंने प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई किया या सेटिस्फाई नहीं किया, तो उसका जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। ये बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दूसरी बात बोली गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो आर्टिकल 72 क्लॉज 2 जो है ना, वो एडवाइस को जो प्रेसिडेंट को दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, उससे तो बार करता है, यानी कि उसका जुडिशियल रिव्यू, उसकी इंक्वायरी नहीं की जा सकती। बट जो मटेरियल होगा ना, यानी कि किस बेसिस पर ये एडवाइस दी गई है, उसकी स्क्रूटनी हम जरूर करेंगे भाई। तो ये बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बनता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंडर आर्टिकल 356 क्लोज 3, अंदर आर्टिकल 356 क्लोज 3 के अंदर ये बात मेंशन है कि जब तक दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के से पास नहीं हो जाता ना कि किसी भी असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना है भैया हमें, तो तब तक वो चीज़ उसको आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। जब तक के लिए क्या करेंगे, प्रेसिडेंट सिर्फ सस्पेंड कर सकता है, यानी कि टेम्पररी प्रोविजन। सस्पेंशन इज अ टेम्पररी प्रोविजन। डिसॉल्विंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज एक्चुअली अ परमानेंट थिंग, राइट। सो लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड करेगा सिर्फ जब तक दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव नहीं कर देते, पास नहीं कर देते किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का डिसोल्यूशन। एंड अगर फिर भी इसको सस्पेंशन बेसिकली अगर डिसॉल्व कर दी जाती है सेंटर के द्वारा, तो कोर्ट के पास पावर है कि वो स्ट्राइक डाउन कर सकता है ऐसे किसी भी प्रोक्लेमेशन को। एंड जब भी जिस वक्त ये स्ट्राइक डाउन कर देगा प्रोक्लेमेशन को, जो डिसमिस गवर्नमेंट है उसकी पावर रिस्टोर हो जाएगी और लेजिस्लेटिव असेंबली वापस रिवाइव हो जाएगी। सो वेदर वेरेवर इट मे बी हैव बीन डिसॉल्व्ड और कीप्ड अंडर सस्पेंशन, चाहे सस्पेंशन किया गया हो, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको पाती है ये इलेजिटिमेट है, राइट, और जो मटेरियल हम यहाँ पर इंक्वायरी कर रहे हैं वो इनसफिशियंट है या फिर बेसलेस है, तब सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है और रिस्टोर कर सकती है किसी भी गवर्नमेंट को, असेंबली को। अब अगर हम बात करें फेडरलिज्म के क्वेश्चन की, क्योंकि इस पे भी बात उठी थी जब हम बात कर रहे थे आर्ग्यूमेंट्स की, राइट। एंड कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि इंडिया जो है ऐसा फेडरेशन है जो सेंटर के प्रति बायस है, राइट। सो ये हम पढ़ते हैं पॉलिटी में भी। सो विद इन दिस स्पेयर कि ये जो अलॉटेड किए जाते हैं स्टेट्स को, लेकिन सेंटर ही जो है वो सुप्रीम होता है इन दी एंड, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई, सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो सब पर्सन को इंडिया के अंदर इक्वल है। पर्सन की बात कर रहा हूँ, ना कि सिर्फ सिटीजन को। जितने भी लोग आएंगे यहाँ पर इंडिया में, चाहे वो सिटीजन हो ना हो, सो दिस इज अ फंडामेंटल राइट टू ईच एंड एवरी पर्सन इन इंडिया, राइट। सो कोई भी रिलीजन, फेथ और बिलीफ का स्टेट जो है स्टेट के पर्सपेक्टिव में सपोर्ट नहीं होना चाहिए, है ना, इमटेरियल होना चाहिए। सो स्टेट्स की नज़र में सब इक्वल है, सब इक्वली ट्रीट करने के इंटाइटल है। सो सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ द बेसिक फीचर, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इन द एंड आया क्या जजमेंट, जजमेंट ये आया सर मैम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिलेवेंट फैक्ट्स और अवेलेबल मटेरियल को हमने एनालिसिस किया एंड उनके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया जो प्रोक्लेमेशन कर्नाटका में किया गया, मेघालय में किया गया और नागालैंड में किया गया, यानी कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल रूल लगे गए वो लीगल है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन जो एमपी में, राजस्थान में और हिमाचल प्रदेश में प्रेसिडेंशियल रूल और प्रोक्लेमेशन किए गए, दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल और वो पॉलिटिकल एक्ट है, यानी कि प्योर पॉलिटिकल एक्ट, राइट। सो अब इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सबसे पहले तो ये वाला जो जजमेंट है ना वो वन ऑफ द मोस्ट साइटेड है, यानी कि हर मतलब जब भी हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की, फेडरलिज्म की, सेक्युलरिज्म की, तो इस वाले जजमेंट को जरूर रीइटरेट करती है हमारी सुप्रीम कोर्ट और जितने भी हाई कोर्ट्स होते हैं, ओके। और जब भी हंग असेंबलीज की बात आती है और डिफेक्शन की बात आती है, राइट। सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए कुछ, जिससे कोर्ट ने ये जो प्रैक्टिस चली आ रही थी अंदर आर्टिकल 356 कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को आर्बिट्रली डिसमिस कर दो, तो उस प्रैक्टिस को एक हद तक यहाँ पर रोका गया। एंड ये कहा गया कैटेगोरिकली कि जो फ्लोर ऑफ द असेंबली है ना, वही एक ऐसा
फोरम है जहां पर मेजोरिटी को टेस्ट किया जा सकता है, ना कि गवर्नर का जो सब्जेक्टिव ओपिनियन है। अब इसका इम्पैक्ट सुनो, बहुत ज़बरदस्त है। एक इंसिडेंट हुआ था, एक इंस्टांस था बेसिकली, केस इसी केस से रिलेटेड 1999 में अटल बिहारी जी की उस टाइम पे गवर्नमेंट थी सेंटर में, राइट, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने बिहार गवर्नमेंट, जो कि उस टाइम पे श्रीमती राबड़ी देवी हेड कर रही थी, 12 फरवरी 1999 को उसको हटा दिया गया। बट सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्स किया गया कि जो बिहार गवर्नमेंट है उसको 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने वापस क्या कर दिया, रीइंस्टेट कर दिया, यानी कि उसको वापस से अलाउ कर दिया टू रूल एंड टू गवर्न। मोस्ट रिसेंटली अगर हम देखें तो 2016 में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेस्ड ऑन बोमाई केस, सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा गया कि जो प्रेसिडेंशियल रूल आपने उत्तराखंड में लगा रखा है, एंड जो वहाँ पर मिस्टर हरीश रावत हैं, उनको चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से हटा रखा था। डेफिनेटली अगर वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल है तो उसको हटाया जाए एंड उनको वापस से अलाउ किया जाए टू रूल टू गवर्न। तो इस वाले इंसिडेंट और इस वाले केस जो 2016 में होता है उसमें भी बुमाई केस का जिक्र किया गया था। सो दिस इज दी फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको समझ में आएगा एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैंने इजी टू इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की। एंड इन द नेक्स्ट लेसन बात करेंगे हम विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का। ये केस है, ज़बरदस्त केस है। क्या वुमेन्स का सेक्सुअल हैरेसमेंट जो वर्क प्लेस पे किया जाता है उसको किस तरीके से टैकल किया जाए, तो उससे रिलेटेड है। सो जब तक ले स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ जो है इस चीज़ को शेयर आपको करना पड़ेगा एंड सपोर्ट करो, राइट। सपोर्ट कैसे करोगे? सब्सक्राइब करके और लोगों को इसके बारे में बता करके। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।